नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी जोड़ी की कहानी पर बात करेंगे जिन्होंने भारतीय समाज को आप कह सकते हैं एक नई दिशा देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। हम उनके जीवन और जो उन्होंने सामाजिक सुधार किए उन पर एक विस्तृत नज़र डालेंगे आज। हमारी ये जो चर्चा है ये मुख्य रूप से फूले दंपत्ति समाज सुधार के अग्रदूत नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है जी। जो हमें उनके संघर्ष और उनकी जो उपलब्धियां थी उसकी एक झलक देता है। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ उनकी कहानी जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे उन्होंने उस जमाने की जो कि बहुत मुश्किल सामाजिक व्यवस्था थी उसके बीच रहते हुए भी शिक्षा और समानता के लिए एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़ी। बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1827 को पुणे में। वे माली समाज से आते थे जिसे उस समय सामाजिक तौर पर काफी नीचे माना जाता था, जिसे हम आज शायद पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा समुदाय जिन्हें उस दौर में कई सामाजिक और शैक्षिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। उनका बचपन भी आसान नहीं था। बहुत कम उम्र में उनकी माँ गुजर गईं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, और इन सब के ऊपर उन्हें कदम कदम पर जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था उसका सामना करना पड़ा। और ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत अपमान नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था का एक तरह से क्रूर सच था जिसमें वो जी रहे थे। बिल्कुल। और उस दौर की जो सामाजिक संरचना थी उसको समझना यहाँ बहुत जरूरी है। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद इतने गहरे थे कि जो तथाकथित निचली जातियां थीं, जिन्हें शूद्र या अतिशूद्र कहा जाता था, उनके लिए शिक्षा हासिल करना मतलब लगभग नामुमकिन बना दिया गया था। हाँ। इसे कभी ईश्वरीय विधान का नाम दे दिया, कभी सामाजिक परंपरा का, और इसे सही ठहराया जाता था। ये सिर्फ अवसरों की कमी नहीं थी, ये सोच समझकर बनाई गई एक दीवार थी असल में। हाँ, और इसी दीवार को तोड़ने का साहस ज्योतिबा ने दिखाया। शिक्षा हासिल करना उनके लिए जंग लड़ने जैसा था, है ना। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की एक लगन थी। इसमें उनके पिता गोविंद राव और ये दिलचस्प बात है कि कुछ बाहरी लोगों ने भी मदद की जी। जैसे एक स्कॉटिश मिशनरी स्कूल के शिक्षक थे, एक मुस्लिम शिक्षक थे गफार बेग मुंशी। उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ये अपने आप में ही सामाजिक नियमों को एक तरह से चुनौती देना था। और यही बात देखा जाए तो उनके पूरे जीवन के संघर्ष का एक पैटर्न बन गई। एक तरफ उनका अपना दृढ़ संकल्प था और दूसरी तरफ बाहरी मतलब कभी कभी अप्रत्याशित स्रोतों से मिली मदद। ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव की चिंगारी कहीं से भी भड़क सकती है, और जो स्थापित ढांचे हैं उनको चुनौती देने के लिए व्यक्ति की अपनी हिम्मत सबसे ज्यादा मायने रखती है। उनका वो स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में पढ़ना, उसने उनके विचारों पर पश्चिमी तर्कवाद और समानता के सिद्धांतों का भी असर डाला। अच्छा। जिसने उन्हें पारंपरिक भारतीय समाज की जो कुरीतियां थी उन पर सवाल उठाने के लिए और प्रेरित किया। हाँ, और शिक्षा ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने समाज की कड़वी सच्चाइयों को और गहराई से समझा। फिर उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ने का फैसला किया। उनके सामाजिक कामों की शुरुआत तो बहुत ही क्रांतिकारी थी। 1848 में सोचिए, महज 21 साल की उम्र में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोला। हाँ, ये उस समय के लिए तो मतलब अकल्पनीय था। बिल्कुल। ये माना जाता था कि महिलाओं का काम सिर्फ घर संभालना है, पढ़ना लिखना तो उनके लिए है ही नहीं। हाँ, और ये सिर्फ स्कूल खोलने तक ही नहीं रुका। उन्होंने विधवाओं की जो दयनीय हालत थी उसको समझा और विधवा पुनर्विवाह का जोरदार समर्थन किया। उस समय विधवाओं का जीवन तो नर्क जैसा था और पुनर्विवाह की बात करना भी पाप समझा जाता था। बिल्कुल। उन्होंने सती प्रथा जैसी जो अमानवीय परंपराएं थी उनका भी कड़ा विरोध किया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाई और यहाँ तक कि विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह भी खोला ताकि उन्हें सामाजिक शोषण से बचाया जा सके। ये कदम सिर्फ सुधारवादी नहीं थे, ये सीधे सीधे जो स्थापित सामाजिक और धार्मिक सत्ता थी उसको चुनौती थे। लड़कियों का स्कूल खोलना वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर हमला था जो ज्ञान पर अपना एकाधिकार समझती थी। सही बात है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन वो पितृसत्ता और जातिगत शुद्धता की धारणाओं पर चोट थी। उनका हर कदम तत्कालीन समाज के जो ठेकेदार थे उनको नागवार गुजर रहा था। बिल्कुल। और इसी सोच को एक संस्थागत रूप देने के लिए 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
यानी सत्य की खोज करने वाला समाज। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, सत्य शोधक समाज सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये एक विचारधारा थी, एक पूरा आंदोलन था। इसका मूल उद्देश्य था पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के बिना एक समाज का निर्माण करना। ये ईश्वर और भक्त के बीच किसी बिचौलिए की जरूरत को नकारता था। ये तर्क, समानता और मानवतावाद पर जोर देता था। फुले का मानना था कि सामाजिक गुलामी राजनीतिक गुलामी से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। और शिक्षा ही इस गुलामी से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। सत्य शोधक समाज ने निचली जातियों और महिलाओं को आत्मसम्मान और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इसका जो अनोखापन था वो इस बात में था कि ये सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि ज्ञान और तर्क को हथियार बनाकर एक वैकल्पिक न्यायपूर्ण सामाजिक संरचना का खाका भी पेश कर रहा था। जाहिर है ऐसे क्रांतिकारी विचारों और कामों का स्वागत फूलों से तो नहीं हुआ होगा। उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। समाज के जो तथाकथित ऊंचे तबके थे, खासकर ब्राह्मण वर्ग, उन्होंने उनका कड़ा विरोध किया। उन पर धर्म भ्रष्ट करने के आरोप लगे, गालियां दी गईं, सामाजिक बहिष्कार की धमकियां मिली, यहाँ तक कि शारीरिक हमले की कोशिशें भी हुई, ऐसा पढ़ने में आता है। हाँ, विरोध बहुत तीखा था और व्यक्तिगत भी था, लेकिन ज्योतिबा फुले की जो दृढ़ता थी वो कमाल की थी। वे इन हमलों से डरे नहीं, बल्कि उनका संकल्प और मजबूत होता गया। उनका मानना था कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों को विरोध का सामना करना ही पड़ता है। वे जानते थे कि वे सदियों पुरानी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और इसका प्रतिरोध तो होगा ही, स्वाभाविक है। उनकी यही निडरता और अटूट विश्वास वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ज्योतिबा फुले के संघर्ष में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। अब उनकी बात करते हैं, जिनका योगदान किसी भी मायने में कम नहीं था। बिल्कुल नहीं। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और सिर्फ 9 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा से हो गया था। सावित्रीबाई के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी खुद शिक्षा हासिल करना। उस जमाने में महिलाओं, खासकर पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना पूरी तरह से वर्जित था, मना था। हाँ। लेकिन ज्योतिबा फूले, जो खुद शिक्षा का महत्व समझते थे, उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने शादी के बाद सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाया लिखाया। ये कदम अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था और उनके आपसी रिश्ते की जो असाधारण प्रकृति है उसको दिखाता है। ये सिर्फ एक पति का पत्नी को पढ़ाना भर नहीं था। हाँ। ये एक साझा मिशन की शुरुआत थी। ज्योतिबा ने सावित्रीबाई में न केवल एक जीवन साथी देखा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का जो उनका आंदोलन था उसमें एक बराबर का भागीदार देखा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते सामाजिक क्रांति की नींव रख सकते हैं और कैसे समानता घर से ही शुरू होती है। सावित्रीबाई का सीखना सिर्फ अक्षर ज्ञान पाना नहीं था, ये उस आत्मविश्वास को जगाना था जो उन्हें भविष्य के बड़े संघर्षों के लिए तैयार कर रहा था। और सावित्रीबाई ने इस शिक्षा का मान रखा। वे न सिर्फ पढ़ी, बल्कि उन्होंने दूसरों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। वे आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। जी हाँ। ये उपाधि सुनने में जितनी सरल लगती है, उस दौर में इसे हासिल करना उतना ही कठिन और साहसिक काम था। 1848 में जब ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला तो सावित्रीबाई उस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। अब सोचिए, एक महिला जिसे खुद समाज पढ़ने नहीं देना चाहता था, वो अब दूसरी लड़कियों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोल रही थी। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है आज। उन्होंने सिर्फ स्कूल ही नहीं खोला, बल्कि ये भी पक्का किया कि लड़कियां स्कूल आएं। वे घर घर जाकर लोगों को समझाती थीं कि भाई लड़कियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है। उनका काम सिर्फ सवर्ण लड़के तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने विशेष रूप से दलित और पिछड़ी जातियों की लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाने पर जोर दिया, जिन्हें समाज ने ज्ञान के अधिकार से पूरी तरह से वंचित कर रखा था। सही बात है। उन्होंने विधवाओं के लिए भी स्कूल खोले और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। लेकिन समाज ने उनके इस नेक काम को आसानी से स्वीकार नहीं किया। जब वे स्कूल जाने के लिए घर से निकलती थी तो रास्ते में जो रूढ़िवादी लोग थे वो उन पर ताने कसते थे, भद्दी गालियां देते थे। और हद तो तब हो गई जब लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकने लगे। यहीं पर सावित्रीबाई के असाधारण धैर्य और दृढ़ संकल्प का पता चलता है। कहा जाता है कि इस रोज रोज के अपमान से बचने और अपना काम जारी रखने के लिए वे अपने साथ थैले में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थीं। अच्छा। स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी बदलकर साफ साड़ी पहन लेती और फिर पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ बच्चियों को पढ़ाती थीं।
ये महज एक साड़ी बदलने की घटना नहीं है, ये उनके अटूट इरादे, उनकी सहनशीलता और अपने लक्ष्य के प्रति उनके गहरे समर्पण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वे शारीरिक हमलों और सामाजिक अपमान से ऊपर उठकर अपने मिशन पर केंद्रित थीं। आपने पहले ज्योतिबा के संघर्ष की बात की, लेकिन सावित्रीबाई का संघर्ष शायद और भी कठिन था। क्यों ऐसा? बिल्कुल, सावित्रीबाई को दोहरे मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा था, आप कह सकती हैं। पहला, एक महिला होने के नाते उन्हें पितृसत्तात्मक समाज के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो महिलाओं को घर की चारदीवारी में ही सीमित रखना चाहता था। हाँ। दूसरा, वे शूद्र यानी पिछड़े समाज से आती थीं, इसलिए उन्हें जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की भावना का भी शिकार होना पड़ा होगा। उन्हें सवर्ण पुरुषों और यहाँ तक कि सवर्ण महिलाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा। हाँ, ये तो है। ये दोहरा अभिशाप उनके संघर्ष को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता था, लेकिन उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी असाधारण साहस दिखाया जा सकता है। उनका पूरा जीवन दूसरों की सेवा में ही समर्पित रहा और उनका अंत भी इसी सेवा भावना का प्रतीक बना। 1897 में जब पुणे और आसपास के इलाकों में प्लेग की भयंकर महामारी फैली, तो सावित्रीबाई अपने बेटे यशवंत के साथ मिलकर रोगियों की सेवा में जुट गईं। जी। वे बीमारों को, खासकर दलित और गरीब बस्तियों के लोगों को अस्पताल ले जातीं, उनकी देखभाल करतीं। इसी दौरान वे खुद भी प्लेग से संक्रमित हो गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। वे अंत तक एक योद्धा की तरह रहीं। बिल्कुल। फूले दंपत्ति का जीवन सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। मुझे लगता है उनके जीवन से हमें कई बड़े और स्पष्ट संदेश मिलते हैं। पहला और सबसे बुनियादी संदेश, शिक्षा खासकर वंचितों और महिलाओं के लिए मुक्ति और सशक्तिकरण का सबसे शक्तिशाली हथियार है। सही कहा। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अज्ञान और अन्याय के अंधेरे को दूर कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश लैंगिक समानता का है। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि अपने जीवन में इसे जी कर दिखाया। ज्योतिबा का सावित्रीबाई को पढ़ाना और उन्हें अपने सामाजिक कार्यों में बराबर का भागीदार बनाना उस युग में एक मिसाल थी। हाँ। उन्होंने स्थापित किया कि स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर समाज को बदल सकते हैं। तीसरा, जाति और धर्म के आधार पर हर तरह का भेदभाव अमानवीय है, अस्वीकार्य है। सत्यशोधक समाज की स्थापना इसी सिद्धांत पर आधारित थी कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी को भी जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं माना जा सकता। हाँ। उन्होंने सामाजिक न्याय की एक जबरदस्त वकालत की। और चौथा, जो शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है, यदि आप सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं, तो सामाजिक विरोध और आलोचना से डरना नहीं चाहिए। फुले दंपत्ति ने दिखाया कि बदलाव लाने के लिए साहस, दृढ़ता और अपने सिद्धांतों पर अटूट विश्वास रखना जरूरी है। उन्हें पता था कि उनका रास्ता कठिन है, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। इन संदेशों को अगर हम उनके पूरे संघर्ष के संदर्भ में देखें, तो क्या खास बात उभर कर आती है? जो चीज फुले दंपति को असाधारण बनाती है, वो केवल उनका विरोध झेलना नहीं, बल्कि उस विरोध को सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की ऊर्जा में बदलना था। वे सिर्फ समस्याओं पर उंगली नहीं उठाते थे, वे समाधान प्रस्तुत करते थे। हाँ। और उन समाधानों को जमीन पर उतारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे, जैसे स्कूल खोलना, आश्रय गृह बनाना, सत्यशोधक समाज के जरिए वैकल्पिक विचार फैलाना। उनका संघर्ष विनाशकारी नहीं था, बल्कि रचनात्मक था। बिल्कुल। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों में चेतना जगाई और उन्हें संगठित किया। ये केवल प्रतिरोध नहीं था, ये एक नए समाज के निर्माण का प्रयास था। बिल्कुल। आज जब हम भारत में शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं की प्रगति की बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसकी नींव में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले जैसे दूरदर्शी और साहसी समाज सुधारकों का खून पसीना लगा है। जी हाँ। उनका योगदान अमूल्य है और आज भी हमें प्रेरणा देता है। तो संक्षेप में कहें, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों और समाज के क्रूर विरोध का सामना करते हुए भी शिक्षा, लैंगिक समानता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ एक अथक लड़ाई लड़ी और अपना पूरा जीवन इसी मिशन को समर्पित कर दिया। उनका जीवन और कार्य इस बात का जीवंत प्रमाण है कि इतिहास केवल राजाओं और सम्राटों द्वारा नहीं लिखा जाता। सच्चा और स्थायी सामाजिक परिवर्तन अक्सर उन लोगों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान से आता है जिन्हें समाज मुख्यधारा से बाहर रखता है या हाशिए पर रखता है। सही कहा।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव संभव है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। फुले दंपत्ति ने जिस तरह के खुले सामाजिक विरोध और शारीरिक हमलों का सामना किया, वो शायद आज हमें उसी रूप में ना दिखे। हाँ, शायद उतना प्रत्यक्ष न हो। हाँ, लेकिन क्या आज के समाज में, जहाँ जानकारी और शिक्षा तक पहुंच ज्यादा आसान लगती है, प्रतिरोध के नए, ज्यादा सूक्ष्म या कहें संरचनात्मक रूप मौजूद नहीं है? यह अदृश्य दीवारें कौन सी हो सकती हैं? चाहे वो डिजिटल डिवाइड हो, आर्थिक असमानता हो, या हमारे अंदर गहरे बैठी हुई पूर्वाग्रह हों। सोचने वाली बात है। फुले दंपत्ति की उस अटूट भावना से प्रेरणा लेकर इन नई चुनौतियों का सामना आज कैसे किया जा सकता है?